हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 25 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। दिल्ली के सुल्तान। देखिए क्या दिया गया आज की वर्कशीट में। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। तो इतिहास के अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, या तो हमें अभिलेख, सिक्के या स्थापत्य, भवन निर्माण जो कला होती है के माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती है। मगर दिल्ली के सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हमें उन इतिहास, तारीख, एक वचन, त्वारीख बहुवचन, मतलब जब हम तारीख की बात करते हैं तो एक वचन होता है, त्वारीख मतलब बहुवचन, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो देखो यहाँ पे क्या करा, अगर दिल्ली के सल्तनत की बात हमें करनी है, दिल्ली के इतिहास की बात करनी है, तो हमें क्या शासन काल और प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो त्वारीख के लेखक कौन होते थे, जो उसको लिखते थे वो कौन होते थे, प्रशासक, कवि या दरबारियों जैसे कि सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। जो क्या करते थे, तारीख लिखते थे, उसके साथ साथ में देखो लेख, मतलब वहाँ पे क्या किया जाता, त्वारीख लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे, जिसमें क्या किया जाता था कि कौन कौन होता था। पहले तो प्रशासक होते थे, कवि होते थे, सुशिक्षित मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे। वो क्या करते थे, तारीख लिख देते थे कि इस तारीख को ये, और साथ में उसका घटना का वर्णन भी करते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। और क्या करते थे, शासकों को क्या कर देते थे, प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के बल पर महत्व देते थे। वो क्या करते थे, न्याय संगत शासन को महत्व देते थे। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। अब जो त्वारीख के लेखक थे ना, वो कहाँ रहते थे, नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव शायद ही कभी रहते होंगे, गांव में तो उनका बहुत मुश्किल था कि वो कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब वो ये लिखते क्यों थे कि अगर उन्हें लगा कि अगर अच्छा अच्छा लिखेंगे तो क्या होगा, इनाम मिलेगा, इकराम मतलब बहुत सारा उनको प्राइज मिलेगा, इसके लिए इसी आशा में वो लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाने की सलाह भी देते थे। अब वो क्या कहते थे कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब जो शासकों ने कहा है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लिंग भेद पर आधारित आदर्श को मतलब आदर्श मानते थे कि लिंग भेद किया जाए, मतलब मेल और फीमेल में भेदभाव किया जाए, इस तरह को वो क्या कहते थे, आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। अब जो आम जनता थी वो उनके विचारों से सहमत नहीं होती थी, लेकिन वो ये सब क्यों लिखते थे, क्योंकि उन्हें क्या मिलना था, उनको अगर वो अच्छा अच्छा राजा के बारे में, जो शासक है उसके बारे में अच्छा लिखेंगे तो उनको प्राइज मिलेगा। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, वे अक्सर शासकों के जन्म सिद्ध अधिकार और अगर शासक पैदा मतलब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसी को आगे शासक बनना है, इसके वो जन्म सिद्ध अधिकार कह दिया उनको। और लिंग भेद की व्यवस्था, मतलब लिंग भेद को अच्छा माना उन्होंने। इन सब व्यवस्था को वो कहते थे कि हाँ एग्री थे, इससे ये अच्छी चीजें हैं। क्यों, लेकिन इनसे जो आम जनता थी वो लोग सहमत नहीं थे। आगे देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। तो सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली जो थी वो तोमर साम्राज्य की पहली राजधानी बनी। 12वीं सदी में, कब की बात हो रही है, 12वीं सदी की। 12वीं सदी के मध्य में तमीरों का अजमेर के चौहानों, जैसे कि चाहमन नाम से जाना भी जाता है, जैसे चौहानों को हम क्या कहते हैं, क्या किस नाम से जाने जाते हैं बेटा, वो जाने जाते हैं चाहमन के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्या लिखा, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। तो 12वीं सदी में क्या किया था, जो तोमरों को तो उन्होंने किसने, चौहानों ने क्या कर दिया था, परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसी समय क्या हुआ, जब तोमरों और चौहानों के राज्यकाल के समय दिल्ली जो था वाणिज्य मतलब व्यापार का क्या बन गया, एक अच्छा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। तो इस समय जो इस शहर में क्या रहते थे, बहुत सारे अच्छे बड़े पैसे वाले लोग रहते थे ना, समृद्धशाली व्यापारी लोग रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देवही लाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। अब यहाँ पे देखो व्यापारी हैं तो अलग अलग तरह के यहाँ पे काम होते थे, तो देहली वाल जैसे कहे जाने वाले सिक्के भी यहाँ ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली की कब स्थापना हुई बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में, 13वीं शताब्दी जब शुरू हुई उसी समय क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे दिल्ली पहले तो उनकी क्या बनाई, राजधानी की सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। उसके बाद दिल्ली एक ऐसी बड़ी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, मतलब पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था। और इससे क्या हुआ, अब जब देखो ज्यादा अगर एक अच्छे अच्छे अमीर लोग हैं तो व्यापार ज्यादा होने लगा, तो क्या हुआ, एक बड़ा मेन नाम आ गया दिल्ली का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ शासक दिए गए हैं दिल्ली के, जैसे कि देखो दिल्ली के शासक राजपूत वंश, तोमर सबसे पहले था 1165 में, अनगनपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, प्रारंभिक तुर्की शासन, कुतुबुद्दीन ऐबक, शशमुद्दीन इतुशिया, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, खलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, देखो ये सब ये दिए गए हैं शासन, ये सब दिल्ली के शासक थे बेटा एक टाइम पे ना। गया तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश, खिज वंश, लोधी वंश और बहलोल लोधी। तो ये देखो इतने सारे शासक दिल्ली पे रहे हैं टाइम टाइम पे, देखो यहाँ पे टाइम भी दिखाया गया कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये रहे हैं, फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक ये रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा बेटा, आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट शासक कौन था, तो फर्स्ट शासक था तोमर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थोड़ा आप अपने रिवाइज इनको 2-4 बार करेंगे तो कुछ कुछ आपको इसमें से याद हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं, तो कौन कौन से स्रोत है, देखो यहाँ पे दिया गया है बेटा कि इतिहास के अध्ययन के लिए हमें अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, किससे हमें प्राप्त होती है, इतिहास के अध्ययन के लिए हमें अभिलेख जो दिए गए हैं, जो सिक्के मिले हैं, जो स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण बना दिए गए, किले, ये इन पे जो कारीगरी करी गई है, जो बना दिए गए, इनसे हमें क्या होती है, बहुत अधिक सूचना प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट देखिए, त्वरित का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जो त्वरित का अध्ययन है हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का ही आंसर देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 बेटा, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। तो उत्तर देखिए इसका, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इतिहास अभी समझाया था कि इतिहास की हमें कैसे जानकारी मिलेगी, देखो हम पिछले जमाने में तो नहीं जा सकते ना, तो जो अभिलेख वहां लिखे गए हैं, जो सिक्के हैं, जो स्थापत्य, भवन निर्माण कला है, इसके माध्यम से हम काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या, देखो त्वरित का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है बेटा, देखो तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। त्वरित के अध्ययन से हम घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। देखो वहां पे क्या किया था, सिर्फ तारीख नहीं लिखी हुई थी, त्वरित में क्या था, सिर्फ तारीख नहीं लिखी हुई थी, उसके साथ साथ उसकी घटनाएं भी लिखी हुई थी। तो हम जान सकते हैं कि इस घटना को, ये इस तारीख को ये घटना हुई थी, उसके साथ क्या संबंध था, तो हम उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा शासकों को प्रशासन संबंधी भी सलाह दे सकते हैं ना। तो ये त्वरित के क्या है, किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, उसके बारे में हम जान सकते हैं कि त्वरित के अध्ययन से हम घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दे सकते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, त्वरित के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन करें। तो त्वरित के अध्ययन की सीमाएं क्या थी, देखो बहुत सी अच्छी बातें थी कि हमने ये देखा कि प्रशासन को संबंधित सलाह दे सकते हैं और हमें अलग अलग घटनाओं का पता चल जाएगा, लेकिन त्वरित के अध्ययन की सीमाएं क्या थी। तो देखो जो हमने अभी देखा था कि जब त्वरित लिखा जा रहा था, वो क्या करते थे, उन्हें जो लिखते थे, जो लेखक थे, वो क्या एक तो गाँव में नहीं रहते थे, वो शहरों में ही रहते थे। उसके अलावा वो क्या थे, उन्हें इनाम चाहिए होता था, उन्हें क्या चाहिए होता, राजा महाराजाओं से क्या चाहिए होता था, इनाम चाहिए होता था। इसलिए वो क्या करते थे, इसलिए वो उनको क्या था, वो सिर्फ राजाओं की तारीफ करते हुए लिखते थे कि राजा का जन्म सिद्ध अधिकार है, राजा ये शासन कर सकता है, ये आदर्श है, अच्छा है उसमें, जिससे कि लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा असहमत थे, लेकिन वो भी फिर भी क्या है, ये मतलब वो लिख देते थे क्योंकि उनको तो इनाम चाहिए होता था। तो ये सब जो त्वरित के अध्ययन की सीमाएं हैं। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर, देखिए क्या है इसका आंसर। आंसर नंबर थर्ड है बेटा, त्वरित के लेखक पक्षपात करते थे। देखो पक्षपात करते थे ना, वे अपने सुल्तानों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे विचारों को लिखते थे जिससे आम लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब वो ऐसे, यहाँ पे अलग कर लीजिएगा बेटा, आम और लोग अलग लिख दीजिएगा। वो ऐसे विचार लिख देते थे जिससे कि आम लोग सहमत नहीं थे, जैसे कि शासकों का जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब शासक चाहे कैसा भी हो, बिल्कुल उसमें एबिलिटी भी ना हो, लेकिन उसका वो जन्म सिद्ध अधिकार है। लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था की, जो समाज व्यवस्था है वो लिंग भेद पर आधारित हो, इसको वो आदर्श मानते थे, को बनाए रखने की सलाह देते थे। इन सबसे क्या था, जो त्वरित थे वो उसकी मतलब सही नहीं मानते थे, जो आम जनता थी वो उसको सही नहीं मानती थी। तो एक बार फिर देखते हैं, त्वरित के लेखक पक्षपात करते थे, वे अपने सुल्तानों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे विचारों को लिखते थे जिससे आम लोग सहमत नहीं होते थे, जैसे शासकों का जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह। ठीक है स्टूडेंट, बेटा समझना भी जरूरी है, सिर्फ आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में भी आने चाहिए कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रश्न नंबर 4। देखिए, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार
के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान रहा। तो देखो हमें सिर्फ इतना पता है, अभी तक हम पहले वर्कशीट भी आई थी इससे कुतुब मीनार से रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा था कि कौन से शासक ने बनाई थी, तो हमने लिख दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ पे पूछा है सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन शासकों ने इसमें बनाया, और कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। और कुछ नया अगर आप कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं या उसके लिए कुछ नई नई जानकारियां भी एकत्रित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बेटा देखो, कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनाया, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने। इन तीनों ने मिलकर, मतलब टर्न बाय टर्न, पहले इन्होंने बनाया, फिर इनका शासन आया तो इन्होंने बनाया, और उसके बाद इनका शासन आया तो इन्होंने बनाया। तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने मिलकर जो प्रॉपर पूरा जो कुतुब मीनार है उसको बनाया। अब इसके बारे में क्या जानकारी है, कुछ आप भी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप और जानकारी इसके बारे में लिखिएगा। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली में शहर मेहरौली के पास एक ऊंची मीनार है। सबसे ऊंची मीनार है ना बेटा। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली में सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? बहुत ऊंचा है, 72.5 मीटर। तो मैंने थोड़ी शॉर्ट में आंसर दिया है इसका, आप चाहें तो थोड़ी और डिटेल इसमें ढूंढिए और वो इसमें लिख सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।